हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक। तो इस चैप्टर में जो 3 पार्ट्स हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम, इनके थ्रू हमें गोवा, कर्नाटका एंड आसाम 3 स्टेट्स की बहुत ही अच्छी और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज कवर करने वाले हैं विथ देयर कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। देखो दोस्तों, गोवा में पहले पोर्टुगीज रूल किया करते थे। जैसे हमारे इंडिया में पहले इंग्लिश पीपल रूल किया करते थे, वैसे गोवा में पहले पोर्टुगीज रूल किया करते थे। और पोर्टुगीज के यहाँ से चले जाने के बाद भी, यानी कि गोवा में से चले जाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी वहाँ पे हैं, और उसमें से एक है बेकरी का प्रोफेशन। ठीक है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे जब इंग्लिश पीपल यहाँ से चले गए, फिर भी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है और ऐसे ही और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करता है। सेम गोवा में भी बेकरी का प्रोफेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो राइटर हमसे कहते हैं, दिस इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। देखिए, ये पूरा चैप्टर एक ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक बेकर के ऊपर नहीं, बल्कि ट्रेडिशनली गोवा के आसपास के विलेजेस में जो बेकर्स होते थे, जो ब्रेड बनने का काम करते थे, उनका वहाँ की सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अभी भी। ठीक है, इवन अभी भी उसी के बारे में ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, पैन पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, उन पुरानी यादों को याद करते हुए उसके बारे में अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे राइटर हमसे कहते हैं, Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अक्सर ये बातें करते रहते हैं। अक्सर हम उन्हें ये बातें करते हुए सुन सकते हैं, जो पुराने अच्छे पोर्टुगीज डेज के बारे में और वहाँ मिलने वाली फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड के बारे में याद करते रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के, बहुत एक्साइटेड होकर के उस बारे में आपस में वो लोग सारे बड़े बुजुर्ग बात करते रहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग किसी जब वो फ्री होते हैं तो रात एक जगह इकट्ठे होकर के किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, राइट, लाइक दैट। यहाँ भी राइटर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेकर्स के बारे में, ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। आगे राइटर कहते हैं, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। है ना, यानी कि वो जो लोव्स खाने वाले जो लोग हैं पहले के, वो अभी वैनिश हो गए होंगे। वैनिश मतलब होता है डिसअपियर होना, यानी हो सकता है वो लोग अभी ना हो जो पहले ईटर्स थे लोव्स के, बट जो मेकर्स हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। कहाँ पे? गोवा में। मेकर्स अभी भी गोवा में हैं। वे स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स, अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकिंग करने वाले लोव्स को। मिक्सर्स मतलब होता है डो को मिक्स करने वाला, ठीक है। मोल्डर्स मतलब ब्रेड का शेप देने वाले, और लोव्स को जो बेक करते हैं वो। ये तीनों टाइप के लोग अभी भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली ब्रेड बनेगी तो ये सारी प्रोसेस भी होगी ना, डो भी तैयार किया जाएगा, उसको ब्रेड का शेप भी दिया जाएगा और फाइनली उसको बेक भी किया जाएगा ना। दोज एज ओल्ड टाइम प्रेसेस फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। भाई वो जो पुराने टाइम की जो बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ की जाने वाली जो फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ, फर्नेसेस मतलब होता है भट्टियाँ, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि वो पुरानी फर्नेसेस, भट्टियाँ अभी भी गोवा में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, द फायर द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है ब्लो, यानी बुझना। ठीक है, ब्लो होना, बुझना। लेकिन उन भट्टियों में अभी तक भी आग नहीं बुझी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों कि अब से 50 to 100 ईयर्स, इवन मोर देन 100 ईयर्स पहले यहाँ पे फर्नेसेस में जो आग जली होगी वो अभी तक जल रही होगी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो फर्नेसेस अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. राइटर अभी हमको ना उस बेकर का अराइवल के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जब वो सेलिंग राउंड पे जाता होगा तो कैसे जाता था, कैसे उसकी एंट्री होती थी। तो वो ना उसके पास में ना बैम्बू की, बांस की एक बड़ी सी मोटी सी लकड़ी होती थी। ठीक है,
ट्रेडिशनल बेकर के पास में, ट्रेडिशनल में क्यों बोल रहे हैं बार बार, मतलब पहले के ज़माने के जो बेकर होते थे गोवा में उनकी बात कर रहे हैं। तो बैम्बू होती थी, ठीक है, मोटी सी लकड़ी बैम्बू की हो गई, बांस की, और एक थर्ड एयर जिंगल जो वर्ड यूज हुआ है, मतलब बैल होती थी, बैल बांध के रखता था वो अपनी बांस की लकड़ी से, ठीक है, बैम्बू से। और फिर वो मॉर्निंग में जाता था अपने सेलिंग ग्राउंड पे। तो वो जो बैल की आवाज़ें हैं, बैम्बू के साधने वाला जो ट्रेडिशनल बेकर है और उसकी जो बैल की आवाज़ है, वो अभी भी गोवा में कुछ जगहों पर सुनाई दे जाती है। यानी कि पहले के टाइप के बेकर्स अभी भी इस तरीके से घूमते हैं बेकरी का काम करने के लिए, ब्रेड बेचने के लिए, ठीक है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. हो सकता है कि जिस फैमिली में बेकरी का वर्क होता था, उनके फादर यानी कि जो मेन आप कह सकते हो फैमिली को चलाने वाला जो मेन पर्सन है, फादर है अगर, तो वो जिंदा ना हो, अलाइ मतलब वो अभी जिंदा ना हो, लेकिन उनके जो सन है यानी कि जो उनकी दूसरी जनरेशन है वो अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू कर रही है। These bakers are even today known as padder in Goa. line देखो MCQ या वन लाइनर बन जाएगा कि गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, बट इट्स कॉल्ड बेकर्स इन गोवा, सो यू विल से पैटर, PADER, पैटर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। अभी इस नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर हमको क्या बता रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ बता रहे हैं, उसके एंट्री के बारे में भी बता रहे हैं, उनके अंदर कितना एक्साइटमेंट था ब्रेड खरीदने का या कुछ और खरीदने का, वो सारी बातें। चलिए, During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. तो देखिए, During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, guide. इसका मीनिंग क्या है कि गोवा में जब हमारा बचपन बीतता था, ठीक है, राइटर के जो एल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब गोवा में हमारा बचपन था उस टाइम पे जो बेकर हैं वो हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड तीनों हुआ करते थे, ठीक है। अब इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि वो हमारे फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड कैसे हुआ करते थे, किसके, राइटर के, वो फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड कैसे हुआ करते थे, जस्ट एक्सप्लेन दैट। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार तो आते थे। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो देखो, पहले तो वो मॉर्निंग में जब अपनी सैलिंग राउंड पे जाते थे बैट सेल करने के लिए, और सेकंड जब वो शाम को अपनी ह्यूज यानी कि बड़ी सी बास्केट को एम्प्टी यानी खाली करके रिटर्न यानी लौट रहे होते थे तब। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. राइटर कह रहे हैं भाई उसकी बैम्बू की जो वो जिंगलिंग थड होती थी ना, यानी बैल की वो जो ज़ोर से आवाज़ आती थी, वो हमें हमारी नींद से जगा देती थी आवाज़, और हम दौड़ करके जाते थे बैकर से मिलने और उसको ग्रीट यानी कि वेलकम करने के लिए। वाई वॉज इट सो, राइटर क्वेश्चन करे, लेकिन क्यों, आप बता सकते हो हम क्यों जाते थे मिलने के लिए उससे, उसका वेलकम करने के लिए। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या भाई हमें उस लोफ से, उस ब्रेड से इतना प्यार था क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बास्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अरे भाई वो जो नॉर्मल लॉफ है, ब्रेड है, वो तो घर की कोई मैड सर्वेंट पैस्किन बास्टीन नाम की लेके आ जाती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर मतलब होता है फ्रेंड्स डिज़ायर, टू विश, एक्सट्रीम विश। तो हमारी जो बहुत इच्छा होती थी ना, वो किस स्टेज के लिए होती थी? वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चोज केयरफुली। अभी ब्रेड बेंगल्स क्या होता है, गोवा में उस टाइम पे बहुत सारी टाइप की ब्रेड मिलती थी, यानी कि अलग अलग टाइप की ब्रेड्स मिलती थी, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग फ्लेवर्स की। तो ऐसे ही ब्रेड जो है एक होती थी बैंगल की शेप में, ठीक है, गोल गोल रिंग के जैसी बैंगल के शेप में होती थी, और उसका स्वाद भी थोड़ा, फ्लेवर भी थोड़ा डिफरेंट होता था। वो वाली ब्रेड लेने के लिए जब राइटर छोटे थे उनके फ्रेंड्स भाग के जाते थे उसको लेने के लिए, और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली वो चूज़ करते थे उस बड़ी सी बास्केट में से कि हमारी ब्रेड बेंगल कहाँ पर है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, और कभी कभी एक स्वीट ब्रेड होती थी जो बहुत ही स्पेशल तरीके से बनी हुई होती थी, उसको भी वो खरीदते थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी एंट्री, अगेन उसकी एंट्री कैसे होती थी और क्या बातें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो द बेकर made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff, ठीक है। तो क्या कहा है, द बेकर made his musical entry। देखो जब मॉर्निंग में
वो अपनी स्पेशल तरीके से बनी हुई बैम्बू स्टेव का मतलब वही होता है स्टिक, जो बड़ा सा बांस का टुकड़ा है, मतलब बहुत मोटी सी जो लकड़ी है जिसको वो लेके जाता था, और बैल जिसमें से झैंग झैंग, ध्यान रखना, झैंग झैंग जैसी आवाज़ आती थी, उसको लेकर के अपनी म्यूजिकल एंट्री वो देता था। म्यूजिकल एंट्री मतलब भाई वो बैल बज रही तो उसी को म्यूजिकल एंट्री बोला है। ऐसा नहीं कि कोई रॉक स्टार कैप लगा करके गिटार लेकर के है ना, बहुत सारी उसने ड्रिंक्स पहनी हुई हैं और स्टेज परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं। म्यूजिकल एंट्री मतलब उसकी बैल बज रही है, बैल उसकी मतलब बैम्बू में जो उसने बैल लगा रखी है, जब वो ब्रेड बेचने जा रहा है तब उस टाइम की बात हो रही है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. देखो अभी उसका अपेयरेंस क्या होता था जब वो सेलिंग ग्राउंड पर जाता था। एक हाथ उसका अपने हेड के ऊपर होता था। हेड के ऊपर क्यों? क्योंकि वहाँ बास्केट रखी होती थी उसने उसको सपोर्ट करने के लिए, वो गिर न जाए। नंबर 2, उसका जो दूसरा हाथ है वो बैम्बू के ऊपर उसने बैम्बू को पकड़ के रखता था, जिसमें वो बैल भी बंधी हुई होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। आप देख सकते हो इस लाइन के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रेडिशनली बेकर होते थे, हाँ, अब बेकर्स अभी भी होते हैं बहुत सारी सिटीज़ में, अभी भी वो इस तरीके से ब्रेड सेल करते हैं गली गली में, बट ग्रीट करना, इस तरीके से किसी को पोलाइटली एड्रेस करना शायद अभी ना होता हो। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं वो गुड मॉर्निंग के अपने रेगुलर कस्टमर्स को, लेडी ऑफ द हाउस को ग्रीट करते थे, और जब वो ब्रेड दे रहे होते थे उनको तो अपनी बास्केट को वर्टिकली बैम्बू पे रख देते थे। आगे, wickets would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. देखिए क्या बोला है इस लाइन में, तो देखो wickets would be pushed aside मतलब जब हम बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर भागते थे वो अपनी ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए ना, तो हमें ना पुश पुश मतलब धकेल दिया जाता था, साइड मतलब साइड में, हमें साइड में धकेल दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था, ठीक है। और कैसे? मिल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मतलब होता है डांटना, ठीक है, हल्का सा डांट फटकार लगा करके। तो मिल्ड रिब्यूक मतलब हो गया बच्चों हल्की सी डांट फटकार लगा करके हम बच्चों को साइड में कर देते थे, और वो जो लोव्स होती थी ना, ब्रेड जो होती थी, वो घर के किसी सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते थे, हम हार नहीं मानते थे कि हम बिना ब्रेड ले चले जाएं। नो, नॉट एट ऑल। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम क्या करते थे, हम वहाँ पे कोई छोटी सी बेंच लगी होती थी तो उस पर चढ़ जाते थे ताकि हम थोड़े बड़े हो जाएं और हमें ब्रेड दिखने लग जाए। या पैरापेट, पैरापेट का मतलब मीनिंग लिख लेना, स्मॉल बाउंड्री वॉल, छोटी सी बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री की वो जो वॉल है उस पर चढ़ जाते थे छोटे छोटे बच्चे। और फिर वो पीप इंटू का मतलब होता है झांकना, और फिर वो जो बास्केट में ब्रेड रखी हुई है बहुत सारी, उसमें अपनी ब्रेड बेंगल या जो दूसरी स्वीट ब्रेड है उसको सर्च करने के लिए कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर ही लेते थे, मतलब ब्रेड लेने का, और फाइनली खरीद भी लेते थे। आगे देखो, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। राइटर कह रहे हैं भाई मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मुझे अभी भी ना वो टिपिकल फ्रेगरेंस जो है ना, खुशबू है ना उन लोव्स की अभी भी याद आती है, बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ खुशबू आती थी उसमें। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़ों के लिए तो लोव्स होती थी नॉर्मल ब्रेड, और बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी, यानी कि ब्रेड बैंगल्स होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. अरे भाई एक बार ब्रेड बेंगल मिल जाए ना हमारी मनपसंद ब्रेड मिलने के बाद, तो हमें ना तो टीथ ब्रश करने की ना अपने माउथ्स को प्रॉपरली वॉश करने की चिंता होती थी। यानी कि इतना एक्साइटमेंट कि खाना है लेकिन बिना मुँह धोए बिना टीथ ब्रश किए। इट्स नॉट अ गुड राइट, बट दे डू इट। एंड वाई शुड वी, राइट कहना भाई करे भी क्यों, क्यों चिंता करें। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? राइटर आपको यहाँ पे इस लाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। वो पॉइंट क्या कि पहले के टाइम पे, इवन अभी भी सिटीज़ में भी कई विलेजर्स जो हैं, मतलब जो विलेज के लोग अभी भी यहाँ पे सिटी में रहते हैं, या और भी कई सारे लोग अभी भी इस चीज़ को अपनाते हैं। क्या? मैंगो लीफ, या लीफ का मतलब पत्ती से मत लेना, टहनी जो बेसिकली नीम का दातुन होता है, या ये मैंगो का मतलब टहनी जो छोटी सी होती है उसको आप क्लीन करने के लिए आप यूज़ करते हो, वो वाली प्रोसेस के बारे में राइटर कह रहे हैं कि कौन इतनी परेशानी उठाएगा भाई। मैंगो लीफ वो टहनी तोड़ के लाए, प्लक मतलब तोड़ के लेके आना, इतनी परेशानी उठाना, फिर थोड़ी देर तक उसको घिसना दांतों पे, कौन इतना परेशान होगा नींद में से उठती। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? जरूरत भी क्या थी इसकी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर भी तो कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, वो तो बिना ब्रश किए कुछ खा लेता है। हाँ, तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट करने के लिए राइटर ने टाइगर का यूज़ किया कि मैं भी टाइगर जैसा बहादुर था,
मतलब मानते थे अपने आप को बचपन में, तो टीथ ब्रश नहीं करते थे, फटाफट खाना स्टार्ट, हॉट टी, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। उनका कहना था कि भाई गर्मा गर्म चाय के साथ जब ब्रेड बेंगल्स खाएंगे ना तो बड़ी अच्छे से आखिरकार सब साफ हो जाता है, ब्रेड बेंगल्स भी साफ हो जाती हैं और माउथ भी क्लीन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें राइटर स्पेशली कुछ ब्रेड के टाइप्स बता रहे हैं जो स्पेशल टाइप्स हैं। ठीक है, 3-4 टाइप के ब्रेड हैं, याद रखना है आपको नेम उनका, एंड कौन कौन से ओकेजन्स होते थे जब वो ब्रेड यूज में ली जाती थी। सो जस्ट रिमेंबर एंड रीड इट प्रॉपरली। देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. तो देखो, मैरिज गिफ्ट्स ना वो मीनिंगलेस होते थे, मतलब ये मान लो कि किसी की शादी है ना, ठीक है, तो मतलब आपके घर में किसी की शादी है ना, या उस गोवा की सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी में किसी की शादी है, और आप जब गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, गिफ्ट देने के लिए जाते हो, और आपने देखा कि भाई हमने तो इतना अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट दिया, और हमें तो शादी में हम जब रिसेप्शन पे गए, हमने डिनर विनर करने की बारी आई तो पता पड़ा वहाँ तो बॉल ही नहीं है। बॉल मतलब वो खेलने वाली बॉल नहीं, BOL बॉल, ये स्वीट ब्रेड। आपको याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले स्वीट ब्रेड पढ़ा था, एक वर्ड स्वीट ब्रेड, जिसको कि राइटर ढूंढते थे उस बड़ी सी बास्केट में, या तो ब्रेड बेंगल्स या फिर स्वीट ब्रेड। तो स्वीट ब्रेड का नाम है बॉल। तो शादियों में अगर बॉल नहीं है तो मज़ा नहीं है, मतलब भाई हमारे सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स ना बेकार ही गए हमारे। हाँ, सारा पैसा खर्च किया पर ब्रेड नहीं मिली हमको मज़ेदार खाने वाली। और ऐसे ही पार्टी या कोई फीस्ट हो, कहीं कोई पार्टी है या फीस्ट मतलब कोई दावत है, वो अपना चार्म यानी कि सारा अट्रैक्शन खो देती थी बिना ब्रेड के। किसी पार्टी या फीस्ट में अगर ब्रेड नहीं है तो मज़ा नहीं आता था। नेक्स्ट देखो, आपने 2 तो पढ़ लिए, बॉल स्वीट ब्रेड जो मैरिजेस में, नंबर 2 पार्टी या फीस्ट में ब्रेड। ठीक है, ध्यान रखिए। नंबर 3, नॉट इनफ कैन बी सेड, तो क्या कह रहे हैं, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो आप देख सकते हो कि जो मैरिजेस में पार्टी फीस्ट में ऐसे ब्रेड या बॉल के बिना काम ही नहीं चल पा रहा, तो कितना इतना 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 इंपॉर्टेंट होता होगा बेकरी का प्रोफेशन उस विलेज में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है इस पैराग्राफ का, कि सैंडविचेस बनाए जाते थे स्पेशली, लेडी ऑफ द हाउस वाइफ सैंडविचेस स्पेशली बनाती थी कब, जब उसके घर में उनकी डॉटर की इंगेजमेंट हो तब। थर्ड पॉइंट हो गया डॉटर की इंगेजमेंट पे सैंडविचेस। ठीक है, ब्रेड यूज होती है उसमें भी। नंबर 4, केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और उसके जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल है तो केक्स और बॉलिनाज ये ज़रूर बनते थे, ये भी ब्रेड से ही मेक किए जाते थे। चलो 10, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो, आपने पढ़ा भी है कि बेकर की जो फर्नेस है उस विलेज में, गोवा के विलेजेस में अभी भी उसकी प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एब्सोल्युटली इसेंशियल, कंप्लीटली मैंडेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी थी। ठीक है, चलो लास्ट आगे हम पढ़ते हैं द बेकर और ब्रेड्स ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हो कि भाई ये जो ट्रेडिशनल बेकर इनके बारे में हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतने फेमस थे वहाँ पे, तो इनकी क्या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस भी होती थी क्या, जो ये अलग तरीके के कपड़े पहनते हो। तो हाँ, ऐसा था। ये जो बेकर हैं या जो ब्रेड सेलर है उस टाइम के, वो थोड़ी अजीब टाइप की ड्रेस पहनते थे। पेक्युलियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब सी इनकी ड्रेस होती थी जिसको कबाई कहा जाता था। ठीक है, KABAI कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये घुटनों तक की एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी। बचपन में हम सभी ने, बच्चों ने पहनी है, पहनाई जाती है अभी भी बच्चों को, एक लंबी सी फ्रॉक जो होती है नीज तक की, वो वैसी इनकी कुछ ड्रेस होती थी कबाई की। इन आर childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अगेन एक और उन्होंने कहा है कि हमारे बचपन में हम बेकर्स को ऐसा भी देखते थे जब वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, और वो जो ट्राउजर्स होते थे ना बच्चों, वो फुल लेंथ से तो शॉर्ट होते थे और हाफ पैंट से ज़्यादा होते थे। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपरी होती है, ठीक है, वही कैपरी ये पहनते थे, मतलब कैपरी के जैसी इनकी ट्राउज़र होती थी। चलो तो आप ध्यान रखना कैपरी
लाइक अपीयरेंस होता होगा, बट आप जब आंसर लिखोगे तो आपको ये पूरे ये लिखना है विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ वंस, ठीक है. इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is raised like a paddle. आज भी कोई वहाँ पे हाफ पैंट अगर पहनता है गोवा की सोसाइटी में, तो मतलब वहाँ के विलेजेस में जहाँ बेकरी का काम होता था, वहाँ पे जब भी कोई ऐसी ड्रेस पहनता है, ऐसी हाफ पैंट जो नीज तक आती है, तो वो एक कमेंट को खुद ही इनवाइट कर लेता है कि भाई इसने पैडल के जैसे कपड़े पहने हुए हैं. जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि आप स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हो और आप किसी दिन किसी वजह से आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के अपने कुछ न्यू क्लोथ्स पहन के आ गए घर वाले, तो आपको जो आपके फ्रेंड्स होते हैं चिढ़ाते हैं, अरे भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. लाइक आपका बर्थडे हो ना, आप अलग यूनिफॉर्म पहन के आए हो, तो अलग ड्रेस पहन के आए हो, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ऐसे ही यहाँ पे जब वहाँ पे कोई हाफ पैंट पहना हुआ कबाई के जैसे ड्रेस पहना हुआ जब कोई निकलता था वहाँ पे, तो अभी भी उसको ऐसे ही लोग चिढ़ाते हैं कि अरे भाई देखो ये कौन आ गया, बेकर आ गया, पैडल आ गया. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं स्पेशली कि बेकर्स जो हैं अपना बिल कैसे कलेक्ट करते थे, ठीक है. तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. वो मंथ के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. दीवार पे कोई कैलेंडर या कुछ ऐसा लगा होता होगा शीट जिसपे वो रेगुलरली जो मंथली अकाउंट्स हैं, कितने कस्टमर्स को उन्होंने आज सेल किया, कल कितने को किया, ऐसे पूरा वो हिसाब उस पर रखते थे, ठीक है. वॉल पे पेंसिल से किसी शीट या कैलेंडर जो लगा होता होगा उस पर लिख देते होंगे. बैकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और बैकिंग सच में वास्तव में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम पे. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. बेकर और उनकी जो फैमिली है कभी स्टार्व नहीं करती थी. स्टार्व का मतलब सफरिंग फ्रॉम हंगर, परेशान नहीं होती थी भूख से. सोचो ना आप क्यों होगी, जब घर में खाने का रोज़ बनता है तो कुछ ना कुछ तो बचता होगा, वो बचा ही लेते होंगे. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वो उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्रॉस्परस दिखते थे. प्रॉस्परस का मतलब क्या है, बिना किसी चीज़ की कमी के, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी, ठीक है. प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा चल रहा है तो सब कुछ होगा ना उनके पास में. देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी हैप्पी और प्रॉस्परस होने का कि उनकी प्लम्प फिजिक थी. प्लम्प मतलब बहुत ही हट्टे कट्टे मोटे से वो दिखते थे, लाइक जैसे हलवाई टाइप होते हैं ना, बहुत मोटे से. आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी वैसे. इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजीली कंपेयर टू अ बेकर. देखो आज भी कभी वहाँ पे कोई जैकफ्रूट जैसी फिजिकल अपीयरेंस वाला पर्सन मिलता है. जैकफ्रूट कटहल को बोलते हैं, मतलब कोई मोटा सा अट्टा कट्टा अगर कोई पर्सन दिख जाता है तो उसको इजीली लोग कंपेयर कर लेते हैं बेकर से कि भाई ये पक्का ना उसकी फैमिली से रहा होगा या कहीं ना कहीं उसका कोई बेकर से कोई नाता होगा, देखो ना भाई कितना मोटा लग रहा है, तो उसको बेकर से कंपेयर कर लेते थे, ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे कवर होता है. अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूसियो रॉड्रिगेज. इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक आप इसको पढ़ें अच्छे से. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म करें. ऑलराइट, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, जस्ट बी हैप्पी, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच.